वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की तरक्की के लिए नाथद्वारा में बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तलिफ स्कीमों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। आज वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटी और आबू रोड पर एक जलसे आम से भी किया खिताब। नाथद्वारा में लोग वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए हुए जमा। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 224 सीटों के लिए 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत आज शाम 6 बजे तक बैलेट बॉक्स में हो जाएगी बंद। सीएम बुमई, सिद्धारमैया और शिव कुमार समेत कई साबिक तजुर्बाकार लीडरों की किस्मत लगी हुई है दांव पर। पंजाब में जालंधर लोकसभा, उड़ीसा में झारसुगुड़ा, यूपी में स्वार 98 असेंबली और मेघालय की सुहांग सीट पर आज हो रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात। नताइज 13 मई को। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में दी केरला स्टोरी पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत 12 मई को। फिल्म प्रोड्यूसर ने हुकूमत के फैसले को किया है चैलेंज। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में किया गया पेश। इमरान खान के हामियों के मुजाहिरे के पेश नज़र पाकिस्तान के सूबे पंजाब में फौज तैनात, दीगर रियासतों में भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। गुज़श्ता रोज सूर्य कुमार यादव, निहाल वडेहरा की तूफानी इनिंग्स की बदौलत मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेटों से दी शिकस्त। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान के एक रोज़ा दौरे पर नाथद्वारा पहुंचे। इस दौरान आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। यहाँ वाक़ई देवता श्री कृष्ण की ही बच्चे की शक्ल है। नाथद्वारा का अज़ीमुश्शान मंदिर 400 साल से ज़्यादा पुराना है और अरावली पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई ये मंदिर विष्णु मत के वल्लभ फ़िरक़े की एक अहम ज़ियारत गाहों में से एक है। श्रीनाथ मंदिर की सकाफ़ती और मजहबी दोनों लिहाज से ख़ास अहमियत है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट लिंकेज से मुताल्लिक 5,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 हाईवे प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। मेवाड़ से मारवाड़ और जोधपुर से जयपुर तक राब्ते बढ़ाने के लिए सड़क की तामीर के मनसूबों का संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा 3 रेल तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद भी रखा गया। इन मनसूबों से तिजारत और कॉमर्स को फ़रोग़ मिलेगा। इसके साथ इलाके के लोगों की माशी समाजी हालत में भी मुस्बत तब्दीली आएगी। उदयपुर और शामळाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इससे शामळाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। 4 भुजा
और निचली ओडन के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और सोमनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने बुनियादी तरक्की को समाजी और इक़्तिसादी तब्दीली के लिए ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के नाम लिए बगैर उन्हें आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि मनफी सोच से भरे लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो आटा पहले या डेटा पहले की बहस में रहते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वोट की सियासत तक महदूद जमातों ने मुल्क में तरक्की को तरजीह नहीं दी। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। दिन के 11 बजे तक तकरीबन 23% पोलिंग दर्ज की गई है। 224 असेंबली हलकों के लिए कुल 2615 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के लिए 58,545 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। पुरअमन पोलिंग के लिए तकरीबन 3 लाख पोलिंग अहलकारों को तैनात किया गया है। रियासत के 5 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा राय दहंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 42 लाख 48 हज़ार से ज़ायद नए वोटरों को वोटर शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम किए हैं। वोटरों को राग़िब करने के लिए थीम पर मबनी पोलिंग स्टेशनों के साथ साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। वोटरों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मोबाइल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप दस्तयाब कराया है। ये ऐप पोलिंग स्टेशनों पर कतारों और पार्किंग की दस्तयाबी के बारे में हकीकी वक्त में अपडेट फराहम कराती है। पीने का पानी, बैतुल खला, रैंप, व्हीलचेयर,
बिजली, रजाकार, हेल्प डेस्क और पार्किंग जैसी ज़रूरी सहूलियात रियासत के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर दस्तयाब हैं। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कर्नाटक में 2018 में हुए गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में 72.36% वोट डाले गए थे। कर्नाटक के मैदानी जंग में जहां आम लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आ रहे हैं, वहीं सियासत और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी जमहूरियत के इस त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज सुबह बेंगलुरु के विजयनगर में अपना वोट डालने पहुंची। यहां मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे। एक जवाब में उन्होंने यकीन जाहिर किया कि यहाँ एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बेंगलोर का बुनियादी ढांचा बेहतर होना चाहिए, कर्नाटक में सनअतों को मजीद फरोग हासिल हो, इसलिए उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। बेंगलुरु का आने वाले दिन में और अच्छी तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इधर का बिजनेस हो और पूरे कर्नाटका में स्टार्टअप और बाकी बिजनेस जैसे श्री अन्न तैयार करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले किसान, सबके लिए इधर बीजेपी के सरकार और दिल्ली में मोदी जी के सरकार, वो डबल इंजन जो हम बोलते हैं, उसके लिए मैंने वोट डाला। कर्नाटक के मौजूदा वज़ीर आला बसवराज बोम्माई ने भी हुबली में अपना वोट डाला, लेकिन उससे पहले वो मंदिर गए और अपनी जीत के लिए पूजा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं ने जिस तरह मुहिम चलाई है, उसकी वजह से उन्हें जीत मिलनी यकीनी है। मैसूर में वरुणा असेंबली सीट से साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस सिद्धारमैया ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों के रुझान को देखकर लगता है कि कांग्रेस 130 से 150 सीट जीतेगी। कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह DK शिव कुमार ने भी अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जाहिर की है। वो रामनगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज सुबह वोटिंग से पहले उन्होंने रामनगर के कैनगरमार मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आज वोटर्स के पास बड़ा मौका है और वो तब्दीली के लिए वोट देंगे। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी लीडर BS येदियुरप्पा ने शिवमोगा के शिकारीपुरा में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि मैं कर्नाटक के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द वोट दें। मुझे यकीन है कि वो बीजेपी को वोट देंगे। इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु में एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। नारायण मूर्ति ने वोट डालने के बाद कहा कि ये बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों के साथ बैठें और उन्हें बताएं कि वोटिंग क्यों जरूरी है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार और मिर्ज़ापुर की छनाबे असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान 6.62 लाख वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 3,51,000 मर्द, 3,11,000 खवातीन और 82 ट्रांसजेंडर हैं। स्वार सीट पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि छनाबे सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों नशस्तों पर 2 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में हैं। स्वार से समाजवादी पार्टी के साबिक MLA अब्दुल्ला आजम को 2 साल की कैद की वजह से सीट खाली हुई है। दूसरी तरफ छनाबे सीट से साबिक MLA आंजहानी राहुल प्रकाश कोल के इंतकाल पर यह सीट खाली हुई है। मेघालय के सिंहांग असेंबली हलके में भी आज ज़िमनी इंतखाबात हुए। फरवरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल शिलोंग HDR लगंदा से UDP उम्मीदवार की मौत की वजह से ज़िमनी इंतखाब कराया गया है। सोहियांग सीट पर आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3,328 पोलिंग स्टेशनों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले गए, जिनमें से 1100 मराकज़ हसास हैं, जबकि 28 पोलिंग बूथ इंतहाई हसास के दायरे में हैं। सोहियांग हल्के में 34,000 से ज़्यादा वोटर हैं, जिनमें से 16,000 से ज़्यादा मर्द हैं। इस सीट पर वोटों की गिनती भी 13 मई को होगी।
ओडिशा में झारसुगुड़ा असेंबली सीट पर भी आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इस ज़िमनी इंतखाब में तकरीबन 2,21,719 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के में 197 मकामात पर 253 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। रैंप, आर्जी शेड्स, अलहदा कतार जैसी सहूलियात के साथ 40 मॉडल बूथ बनाए गए हैं और 26 गुलाबी बूथ्स पर मुकम्मल तरबियत याफ्ता खवातीन पोलिंग ऑफिसर खास तौर पर शहरी इलाकों में काम कर रही हैं। 69 मकामात पर 116 हसास बूथों की निशानदही की गई है, जिनके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सभी 253 बूथ पर वेबकास्टिंग के साथ 59 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और मुनासिब जगहों पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। 9 असेंबली हलकों के वोटर 1972 मराकज़ पर शाम 5:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे। 16 लाख से ज़ायद वोटर 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने पंजाब कानून साज असेंबली के साबिक स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंद्रबीर सिंह अटवाल को टिकट दिया है। आपने साबिक एमएलए रिंकू को मैदान में उतारा है, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी की बीवी करमजीत कौर पर एतमाद जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ कस्बे में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा नक्ल हरकत की इत्तला के बाद मुहासरे तलाशी की कार्रवाई शुरू की। मालूमात के मुताबिक पूंछ कस्बे में कुछ मकामी लोगों ने मुसल्लह अफराद की मुश्तबा नक्ल हरकत देखी थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ के खाखानवा, पुराना पूंछ और जरनाली मोहल्ले में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। मरकजी वज़ारत बराए फर्टिलाइज़र एंड केमिकल के खुसूसी फ्लाइंग स्क्वाड ने मुल्क की 15 रियासतों में छापे मारकर किसानों के जरिए यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का पर्दाफाश किया है। नीम कोटेड यूरिया बड़े पैमाने पर जब्त किया गया है। इसके साथ इस कारोबार में शामिल 112 यूरिया मिक्सर यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं। साथ ही 120 यूनिट्स में किसानों को दिया जाने वाला यूरिया जब्त कर लिया गया है। वजारत ने मंगल को कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड्स ने गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान 15 रियासतों में 370 यूनिट्स पर छापे मारे। इस मामले में 30 FIR दर्ज की गई हैं। 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यूरिया के 70,000 थैले पकड़े गए हैं, जो किसानो68 के लिए थे लेकिन फैक्ट्रियों से मिले हैं। हुकूमत यूरिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक जामे मुहिम चला रही है। वजारत के मुताबिक 268 नमूनों की जाँच की गई, जिनमें से 120 में नीम कोडेड यूरिया पाया गया। 89 में मिलावट पाई गई, जबकि 59 नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। काबिल जिक्र है कि नीम कोडेड यूरिया किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने के बावजूद कई फैक्ट्रियों में इसका गलत इस्तेमाल जारी है। जिन रियासतों में छापे मारे गए उनमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दी केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर सुदुपतु सेन ने मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मदद किए जाने की अपील की है। सीनियर वकील हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस के सामने फिल्मसाजों की अर्जी पेश करते हुए कहा कि इस मामलों की जल्द समाअत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों रियासतों में फिल्म पर पाबंदी की वजह से उन्हें हर रोज़ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस पर CJI ने कहा कि इस मामले की समाअत 12 मई होगी। केरला स्टोरी पर मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टैक्स से फ्री कर दिया गया है। दूसरी जानिब फिल्म डायरेक्टर सुदुपतु सेन ने कहा है कि मगरबी बंगाल में अमन व अमान का हवाला देते हुए फिल्म पर पाबंदी लगाना समझ से बाहर है। 25 लाख लोगों ने फिल्म देखा होगा और इन लोगों के ये सवाल नहीं है आंकड़ों की। ये लोग जब फिल्म देख के बाहर आ रहे, ये जो टेस्टिमोनी दिए हैं ना, ये अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, किसी के मन में कोई किस्म का कंफ्यूजन नहीं है कि दिस फिल्म इज वन ऑफ द फाइनेस्ट
human document has produced in recent time. The problem is, उन्हीं की मन में ये आंकड़ा, उन्हीं की मन में ये मिस इन्फॉर्मेशन की सवाल आ रहा है जिन्होंने फिल्म नहीं देखा। जो लोग फिल्म देखे हैं उनके साथ, उनके पास कोई सवाल नहीं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद है। सब लोग हमें दिल खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे एक मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाए। इसी फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतपाल शाह ने वज़ीर आला ममता बनर्जी पर खुशामदी की सियासत का इल्जाम लगाया है। टाइमिंग का सवाल उठाकर एक मुद्दे को छोटा कर देना, ये बहुत छोटी राजनीति है। इसमें पढ़ के क्या मिलेगा? टाइमिंग छोड़िए ना, मुद्दा सही है या नहीं इस पे बात करिए। और अगर मुद्दा सही है और अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा करने से किसी एक पार्टी को फायदा हो जाएगा, तो वो भी हमारे मुद्दे में हमारे साथ जुड़ जाए और फायदा ले ले, उन्हें कोई रोक तो नहीं रहा। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 2109 मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3430 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.77% हो गई है। इसी वक्त हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह फ़िलहाल 1.80% रिकॉर्ड की गई है। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 1.32% रिकॉर्ड की गई। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सरहद के करीब बेरी गांव की संतोष देवी खिदड़ ने मुखालिफ मौसम, जोग्राफियाई हालात और महदूद पानी के बावजूद संतोष ने सिंदूरी अनार की काश्त करके न सिर्फ खुद कफील बनी है बल्कि लोगों को रोजगार फराहम करने का काम भी किया है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सरहद पर एक गांव है बेरी। यूं तो ये भी आम गांव की तरह ही है, लेकिन झुंझुनू सीकर हाईवे से गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो रास्ते में शेखावाटी एग्रीकल्चरल फार्म एंड गार्डन नर्सरी रिसर्च सेंटर का एक बोर्ड नजर आता है, जो खातून की मेहनत, लगन और जुनून का सबूत है। संतोष देवी ने गांव बेरी को मुल्क भर में सिंदूरी अनार वाले गांव के तौर पर अलग पहचान दिलाई है। संतोष देवी खेत और तकरीबन 1.25 एकड़ जमीन पर सिंदूरी अनार की खेती करती हैं। मुखालिफ मौसम, जोग्राफियाई हालात और महदूद पानी के बावजूद संतोष ने अनार की खेती में कमाल कर दिखाया है। सीकर जिले के रोशन ख्याल किसानों में शामिल संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से ये साल भर में 30 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। 2008 में उद्यान विभाग से हमने अनार के प्लांट लिए थे और हमारे पास उस समय ट्यूबवेल भी नहीं थी, तो पहले प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हमने 2008 में ट्यूबवेल भी बनवाया और उसके बाद ये प्लांट लगवाए। और उस समय हमारे पास ना बिजली का कनेक्शन था, तो हमने 5 साल तक इसको जनरेटर सेट से ही तैयार किया है। और उसके बाद 2011 में जब हमें इनसे प्रोडक्शन हुआ तो हमें इससे 3 लाख रुपए की इनकम हुई। संतोष देवी खवातीन को आगे बढ़ने और खुद कफील बनने की बात भी करती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं हर महिलाओं को ये कहूँगी कि हर किसान महिला के पास अगर थोड़ी भी ज़मीन है तो वो उसमें सब कुछ कर सकती हैं। अपने बच्चों को आगे इसी खेती से पढ़ा सकती हैं, किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाएंगी। संतोष देवी बताती हैं कि अनार की नामियाती खेती की शुरुआत उन्होंने सिंदूरी अनार के 220 पौधों से की थी। ड्रिप सिस्टम से पौधों की सिंचाई की। 2008 में लगाए पौधों ने 2011 में फल देने शुरू कर दिए। पहले ही साल उन्हें 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इसके बाद संतोष देवी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो अनार की खेती की बदौलत ज़रूरी साइंसदान के खिताब से नवाजी भी जा चुकी हैं। जो कहते हैं ना कि ये किसान वैज्ञानिक है, तो किसान वैज्ञानिक की भी उपाधि मुझे दी गई। और माननीय कृषि मंत्री जी थे, तो मेरे खेत में आए और उन्होंने विजिट किया और उन्होंने ये जो अनार और सेब ये देखकर ये कहा ये अनार है या सेब है, आपने तो इसको जम्मू कश्मीर बना रखा। तो मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों आप भी इसी तरह से करो और आगे बढ़ो। संतोष देवी कहती हैं कि किसानों को बागबानी में कदम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम लगती है और आमदनी ज्यादा होती है। किसानों भाइयों बागवानी में आओ, ज्यादा भी नहीं तो आप 1-1 हेक्टेयर में लगाओ, तो आपको बागवानी में आना पड़ेगा, जिससे आप अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं और इसमें मेहनत भी कम है। मोदी जी को मैं बहुत आदर नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारी ये आय खेती से दोगुनी नहीं, हम खेती से चौगुनी कर सकते हैं। संतोष देवी के उगाए फल दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सीकर, झुंझुनू
और चूरू समेत मुल्क भर में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। संतोष देवी ने अपने गार्डन में 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। उनका मकसद सिंदूरी अनार को फरोग देने के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार फराहम करना है। सीकर के बेरी गांव से मंजू मीना की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक खुसूसी अदालत में बदउनवानी के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पेश हुए। कई सहाफ़ियों ने दावा किया है कि इमरान खान को नैब की हिरासत में पूरी रात ज़हनी अजियतें दी गईं। ISI इमरान का रिकॉर्ड शुदा बयान लेना चाहती है। उनकी अचानक गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल की रात पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने कहा है कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। इस दरमियान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद पे हुई। पाकिस्तान के 4 में से 3 सूबों में अफसरान ने इमरान खान के हामियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। कई शहरों में अहम सड़कें ब्लॉक की गईं और लाहौर और रावलपिंडी में फौजी इमारतों पर हमले किए जाने के बाद तमाम इजलास पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरतशद्दुद झड़पों में कम से कम 8 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गई हैं। इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरानवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और मर्दान में एहतजाजी मुजाहिरे हो रही हैं। खेल की खबरों में, इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में CSK का सफर बहुत अच्छा रहा। टीम पॉइंट्स टेबल में 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए। आदाब।